Good morning to all of you। चलिए सभी 11th के बच्चे से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी देखें स्टार्टिंग से देखें, जो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वीडियो को वही कंटिन्यू करें, नहीं तो वो स्टार्टिंग से देखें तभी उसको समझ में आएगा। ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, नहीं तो बहुत भारी भी है। इस चैप्टर को डिटेल्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस चैप्टर में पूरा फिजिक्स समाया हुआ है। इस चैप्टर में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी यानी पूरे फिजिक्स में यूज होने वाले जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मीन्स डैट उसका फार्मूला अगर आपको पता नहीं हो तो ये चैप्टर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आंसर है कि सर कैसे इसको आसान किया जाए, तो आंसर है आसान करने का एक ही उपाय है कि अभी जो बता रहे हैं आप केवल यूनिट और डायमेंशन लिखने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, और उस कॉन्सेप्ट को याद नहीं करें। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी आते जाएंगे, तो उस समय जब फिजिकल क्वांटिटी का विजुअलाइजेशन होगा यानी आपको जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसका, तब आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक्चुअल पता चलेगा कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, उसके बारे में पूरा आइडिया आपको आएगा। इन प्रेजेंट टाइम आप यूनिट और डायमेंशन को लिखने का ही केवल प्रयास करें, और हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, मेरा काम इस चैप्टर में है कॉन्सेप्ट बता के फार्मूला तक ला देना, और उसके बाद आपका काम क्या है यानी इस चैप्टर में आपको जो सीखना है वह केवल यही सीखना है, उस फार्मूले के हेल्प से आपको यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 40 नंबर, कल 39 या 40 हुआ था, नंबरिंग बड़ा मैंने नहीं रखता है। आज आपको सिखाता हूँ एनर्जी डेंसिटी का यूनिट डायमेंशन लिखना है। तो पहले सीखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को, क्या है एनर्जी डेंसिटी। हिंदी इसका है ऊर्जा घनत्व। किसी भी चीज़ का डेंसिटी जब निकालते हैं, किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकालते हैं, जैसे हम लोग मास डेंसिटी निकालते थे, जिसको केवल तुम डेंसिटी समझते हो वो एक्चुअल में मास डेंसिटी है। मास बाय वॉल्यूम को मास डेंसिटी कहते थे, यहाँ एनर्जी बाय वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन में जमा ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी अब तुमको हम फार्मूला बता दिए कि एनर्जी डेंसिटी बराबर होगा स्टोर्ड एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिए, एनर्जी बाय वॉल्यूम का भी हम लोग लिख रहे हैं। अब फार्मूला पता है, इसका यूनिट निकालेंगे। ऐसा यूनिट एनर्जी का जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो यही हो जाएगा जूल मीटर इन्वर्स क्यूब। जूल के अंदर अगर तोड़ें तो आपको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक ये जूल जो है उसके अंदर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और मीटर क्यू है तो मीटर इन्वर्स क्यू दिए।
इसको पूर्णतः सॉल्व करने के बाद kg मीटर पर पावर -1 और सेकेंड पर पावर -2, ये हो गया। अगर डायमेंशन लिखें तो एनर्जी का डायमेंशन आप लोग को पता है क्या होता है सर, तो मास ml² T पर पावर -2 होता है एनर्जी का। जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, पता है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का LQ होता है। इसलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो m, ये 3 ऊपर चला जाएगा माइनस में, 2 घट जाएगा, 1 ठो बचेगा। T पर पावर -2, यही हो गया। इसके फार्मूला को तोड़ के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप देखिए ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं। एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क, वर्क बाय वॉल्यूम। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम। फोर्स का जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका जानते, जहाँ से आपको पता होगा, नहीं होगा तो और तोड़ते जाइए फार्मूला को। क्योंकि हमको यहीं से पता था इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ाए, डायरेक्ट लिख लिए। आप पर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। इतने सारे तो बताए ही हैं हम। kg है यानी मास है, मीटर है लेंथ है, सेकेंड है मतलब टाइम है। आसानी से हो गया। आई होप आपको समझ में आया। जल्दी से लिखिए। मिटा देता हूँ। अब 41 या 42 जो भी हो, वेलोसिटी ग्रेडिएंट, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। एक सेकंड हम गेट लगा लेते हैं। वेग प्रवणता क्या है ये समझना है। ध्यान से देखिए, कोई भी अगर लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड या फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, सपोज डेट मान लो, ये सब ऐसे विस्कोसिटी चैप्टर है 11th क्लास में, उसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लेयर है, फ्लो जो करता है बहुत सारे लेयर है पानी का। अच्छा, पता है कि नदी में जो पानी चलता है तो जितना करंट ऊपर में होगा क्या उतना ही नीचे होगा? नहीं, ऊपर वाला का वेलोसिटी ज़्यादा होता है, उसके जस्ट नीचे वाला थोड़ा कम, उससे जस्ट नीचे थोड़ा कम, उससे जस्ट नीचे थोड़ा कम, और थोड़ा 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 कम। यही वजह है कि जिस नदी में करंट है यानी धारा बह रही है, उसमें जब चलोगे तुम्हारा पैर तो स्थिर रहेगा क्योंकि उस पर करंट ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मुंडा को इसे झुकाने की कोशिश करेगा, झुकाने करता है कोशिश। यही वजह है कि ये देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर सपोज डेट इस लेयर का वेलोसिटी v1 है, कितना है? v1 है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ अलग होगा, कम होगा। इसकी वेलोसिटी अगर इतना बड़ा दिखा रहे हैं हम, तो अगर यदि यहाँ पर बात करें तो छोटा वेलोसिटी होगा। मान लो इसकी वेलोसिटी v2 है, वेलोसिटी में बदलाव कितना हुआ? पहले था v1, बाद में क्या हुआ? v2। पहले था 10 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना चेंज किया? उस चेंज को कहते हैं डेल्टा v। क्या कहते हैं उसको? डेल्टा v। आपको याद कीजिए, आपको बताए थे डेल्टा x मतलब क्या होता है? x2 माइनस x1। उसी टाइप से अगर डेल्टा v लिखे तो उसका मतलब क्या लिखेंगे?
V2 माइनस V1, तो V2 ही छोटा है और V1 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ऐसा लिखेंगे, अगर V2 बड़ा है किससे, V1 से, तब डेल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यदि V1 बड़ा हो गया V2 से, यही बड़ा है यही छोटा है, तब जो डेल्टा भी लिखेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। और यह जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा भी करें। अगर यह चेंज बहुत छोटा है, अगर चेंज बहुत छोटा है तो इसको हम लोग dx कहेंगे। अगर यह बहुत छोटा चेंज है तो इसको dv भी कहेंगे। हम मोशन में आपको पढ़ाए हैं ये बात कि बड़े चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं और छोटे चेंज को बदलाव को d से दिखाते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको हम कर रही है कुछ ये d डेप्थ गहराई पर है, तब क्या होता है, वेग प्रवणता है क्या, द रेशियो ऑफ फ्लो, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, या द रेशियो ऑफ चेंज इन velocity, the ratio of change in velocity of fluid to the change in depth is called velocity gradient। हिंदी इसका हो गया, जब कोई तरल प्रवाह करती है तो उनके परतों के वेग में परिवर्तन एवं परतों के बीच की गहराई में परिवर्तन के अनुपात को वेग प्रवणता कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन डेप्थ। यानी हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी, चूँकि यह बड़ा है और ये छोटा है, यानी V1 बड़ा है और V2 क्या है, छोटा है, इसलिए डेल्टा भी निगेटिव होता है। इसलिए ये फार्मूला होता है dx, ये एक्चुअल में माइनस में होता है। तो माइनस प्लस से ज़्यादा लेन देन है नहीं, तो फटाक से इसका यूनिट आप लिख लीजिएगा।
आखिर है ये तो वेलोसिटी ही। वेलोसिटी का यहाँ तक मेरा काम है बताना, अब आपका काम है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या जगह सेकेंड इनवर्स। जब यूनिट पता चल गया तो इधर लिख देते हैं डायमेंशन। डायमेंशनल फार्मूला, मास भी नहीं है, मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम है 1 पीस, वो भी माइनस में, तो ये है डायमेंशन इसका। तो आई होप समझ में आ गया, जल्दी से लिखिए। अब 43 होगा शायद। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, ये क्या है ये देखिए। वही तो कहे, विस्कोसिटी जब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। श्यानता क्या है ये देखिए, थोड़ा बताते हैं। जैसे एक वाटर लिक्विड ले लीजिए, एक ले लो तुम मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, दूसरा ले लो ग्रीस मोबिल ले लो। तीनों का अगर यदि फ्लो करवाओगे तो कौन ज़्यादा फ्लो करेगा, तो आंसर है वाटर। इसका मतलब वाटर की विस्कोसिटी कम है। जिसका विस्कोसिटी कम होता है, श्यानता कम होता है, वो आसानी से फ्लो कर जाता है। जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है वो आसानी से फ्लो नहीं करता है। लेकिन हमको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यह लेयर बड़ा तेज़ी से जाना चाहता है तो यह भी लेयर साथ साथ जाएगा। तो इसका मतलब ये जाना इधर चाहता है कि यह वाला लेयर विरोध करता है, ये वाला लेयर इसको विरोध करता है। फिर भी ये ज़्यादा है, बड़ा है, V1 बड़ा है और V2, इसीलिए ये इधर ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो विरोध करता है, एक फोर्स लगाता है दो लेयर के बीच। प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर अपोजिंग नेचर का फोर्स लगाता है। ये फोर्स, यही फोर्स है विस्कस फोर्स। ठीक है, तो जानते हैं विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ टू लेयर ऑफ फ्लूइड एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। श्यानता बल तरल के दो परतों के संपर्कीय सतह के क्षेत्रफल एवं
वेग प्रवणता के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो समझ में आ गया तुमको, विस्कस फोर्स, यानी हम लोग लिखेंगे विस्कस फोर्स, एक्चुअल में तो है फोर्स ही। ये विस्कस फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये संपर्कीय एरिया कितना है, लेयर होगा ना, एक लेयर फिर दूसरा, संपर्कीय एरिया कितना होगा इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जानते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटे कोई न कोई कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए यानी माइनस हो जाएगा ये डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स माइनस, समझ में आ ही गया है आपको। तो यही है वेयर ईटा, इस लेटर का नाम क्या है ईटा, ईटा अक्षर का नाम ईटा है, लेकिन इसको फिजिक्स में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हिंदी इसका है संयंता गुणांक, गुणांक। अब पकड़ में आ गया संयंता गुणांक है क्या, इसका यूनिट और डायमेंशन, तो फार्मूला क्रिएट कर लीजिए। इसलिए ईटा बराबर ये गुना हो जाएगा फोर्स इंटू डी एक्स बाय ए इंटू डेल डी भी, ए इंटू डी भी माइनस साइन, तो माइनस होने से यूनिट पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका यूनिट पूछेंगे तो यूनिट तो आराम से बता सकता है, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, पर एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसी चीज को लिख सकते हैं, न्यूटन है न्यूटन, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। इसलिए यूनिट की बात करें, फोर्स का हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर, फिर एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ने वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सजा के लिखते हैं न्यूटन 1 2 2 1 3 1 4, एम पर पावर 4 ऊपर जाके सेकेंड ऊपर -1, इसका मतलब है इसको और तोड़ सकते हैं, न्यूटन के अंदर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर पावर 4 इंटू सेकेंड पर पावर -2, इस टाइप से न्यूटन के अंदर ये लिख दिए मीटर पर पावर 4 सेकेंड पर -1, इसको सॉल्व करेंगे तो केजी मीटर 4 1 5 2 1 3 सेकेंड पर -3, यूनिट हो गया इसका। तो डायमेंशन तो हलवा है, डायमेंशन आप चाहे तो यूनिट से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी। फोर्स का डायमेंशन पता है आपको, फटाफट लिखिए ml t पर पावर -2, dx मतलब लेंथ है l, एरिया का भी पता है l स्क्वायर, वॉल्यूम का भी, वेलोसिटी का भी पता है
एल टी माइनस 1। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत है। बस इसको सॉल्व कर देना, एल एल खत्म हो जाएगा, एम हो गया, ऊपर एल, फिर नीचे से जाएगा एल स्क्वायर, नीचे से जाएगा एल स्क्वायर। ये बढ़िया से लिखते हैं, एम एक ही पीस है, एल 2 पीस, ऊपर जाएगा 1 पीस है तो एल 1 पीस बचेगा, टी 2 पीस, 1 पीस प्लस बन के जाएगा तो टी पर माइनस 1। इसका मतलब यहाँ गलत है, यहाँ पे गलत है। देखिए यूनिट, सबका यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर ने 1 मीटर को गोल कर दिया, यानी न्यूटन, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, सेकेंड खुद दे अपने जाएगा ऊपर। इसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर इनवर्स पहले से है और सेकेंड है 1 पीस। इसको सीधा करेंगे तो केजी मीटर 2 में 1 घट जाएगा, मीटर माइनस 1, सेकेंड में 1 घट जाएगा तो सेकेंड पर माइनस 1। अब देखिए केजी है, इसका मतलब मास है, मीटर है मतलब लंबाई है। मैच कर गया, पहले वाला गलत था, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब 44 नंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा में परिवर्तन की दर, ये क्या है? द रेशियो ऑफ स्मॉल change in current to small change in time is called rate of change of current। धारा में अल्प परिवर्तन एवं समय में धारा परिवर्तन में लगे अल्प समय परिवर्तन के अनुपात को धारा में परिवर्तन की दर कहते हैं। बड़ा आसान है, यानी हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, धारा में परिवर्तन की
दर। तो क्या होगा, स्मॉल चेंज इन करंट, धारा में अल्प परिवर्तन बटे अनुपात, मतलब भाग देना होता है। स्मॉल चेंज इन टाइम, समय में अल्प परिवर्तन, यानी आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू, बड़ा अंतर रहता तो डी आई लिखते, बड़ा अंतर रहता तो डी आई, छोटा अंतर है इसीलिए डेल्टा ना लिखकर बड़ा रहता तो डेल्टा आई, और बड़ा समय अंतर रहता तो डेल्टा टी, लेकिन छोटा है अल्प इसलिए इसको डी आई बाय डी टी। इसी को कहते हैं धारा में परिवर्तन की दर। अगर इसका यूनिट पूछें तो करंट का एम्पियर पर सेकेंड, यानी इसी चीज़ को एम्पियर सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला की, तो मास तो नहीं है, लंबाई नहीं है, टाइम -1 एम्पियर एक पीस। बड़ा आसान है, फटाक से नोट कीजिए। ठीक है, इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरक। समझना है प्रेरक किसको कहते हैं। जैसे ये रजिस्टर में रजिस्टेंस होता है, उसी टाइप से कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है, और कॉइल अगर ऐसे घुमा घुमा है इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर, इसमें इंडक्टेंस होता है। जिस तरह से रजिस्टर में रजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है, उसी टाइप से इंडक्टर गोल गोल कॉइल है तो उसमें इंडक्टेंस होता है। रजिस्टेंस का क्या काम है? रजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वह गुण है जिसके कारण से यह करंट का विरोध करता है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का वह गुण है जिसके कारण वो चार्ज को जमा करता है। तो ये भी एक तरह से विरोध है। सर्कुलर कॉइल में अगर धारा चेंज कीजिएगा तो चेंज होने का विरोध करता है, वही प्रॉपर्टी जो है उसको इंडक्टेंस कहते हैं। हम लोग सब सीखेंगे, अभी खोदेंगे ये सब चैप्टर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सीखिए। इंडक्टेंस कुछ है रेजिस्टेंस के तरह ही बताते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर कॉइल by virtue of which it opposes the rate of change in current by induced EMF पोटेंशियल है एक तरह का। किसी कुंडली वाले
तार का वह गुण जिस गुण के द्वारा अपने से होकर पास होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध बैक ईएमएफ को विभव भी कह सकते हैं, उत्पन्न करके करता है, उसे ही प्रेरकत्व कहते हैं। जैसे देखिए ये कुंडली वाला कोई भी कॉइल है, ये इस तरह से पहले अगर करंट दौड़ाए, मानो ये वोल्टेज दिए, ये बैटरी का ईएमएफ दिए ईएमएफ, तो करंट फ्लो करने लगेगा। पहले जीरो है, जीरो से बढ़ेगा, चेंज करेगा, पहले तो जीरो रहेगा, जीरो से चेंज करेगा, तो चेंज का विरोध करेगा। ये ईएमएफ जो इधर है एक बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करके उस विरोध को धीरे 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 कम करेगा। नहीं समझे? कम करता है, वही जो है वही है इंडक्टेंस। और ये फार्मूला होता है, ये जो बैक ईएमएफ है ये होता है -L/dI/dt, ये फार्मूला होता है। बैक है यानी करंट इधर जाना चाहता है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है उसमें और उसको रोकने की कोशिश करता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मरकरी सब में लगा रहता चोक, अच्छा बाद में सीखना ये सब चीज़ को, अभी तुम जानो ये होता है, इसका निकालना है आपको। L बराबर क्या हो जाएगा तब EMF dt/di, -1 से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया, ठीक है? तो इसका यूनिट लिखने के लिए आना चाहिए। यूनिट क्या कीजिएगा, EMF का मतलब पोटेंशियल है, पोटेंशियल का आपको पता है, वर्क बाय चार्ज, वर्क का पता है mL/T⁻², इस तरह से वर्क का है। चार्ज का होगा AT, ये EMF के लिए लिख दिए। टाइम का था पहले से पता है कि T है, I करंट का पहले से पता A है। डायमेंशन लिख दिए तो डायमेंशन लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला। अब M है एक पीस रहने दिए, L कितना पीस है, दो ही पीस है, L पर 2, T कितना है, ये T और ये T खत्म, तो T⁻², A कितना है, 1 1 2, ऊपर जाएगा तो A पर -2, ये डायमेंशन हो गया। अब यहाँ यूनिट लिख देते हैं आपको, EMF का वोल्ट, उसका समय का सेकेंड, पर एम्पियर, ये भी यूनिट होगा, या फंडामेंटल यूनिट यहाँ से लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर -2, एम्पियर पर -2, ये भी यूनिट होगा। आई होप आपको समझ में आया। यानी इंडक्टेंस है क्या वाजिब में, जब किसी कॉइल रहेगा तो उसमें करंट का मान अगर चेंज करेगा तो उस चेंज का विरोध करता है, वही जो गुण है कॉइल का उसी को इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है? विरोध कैसे करेगा, करंट अगर इधर से जा रहा है तो इधर से कोई रोकने वाला रहेगा तभी तो,
करंट को कौन रोकेगा? करंट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई आदमी जाना चाहता है इधर तो कौन रोकेगा? आदमी ही रोकेगा। उसी टाइप का बात है। तो वही ये होता है फार्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आप लोग तैयारी कीजिए। मेन आपका है फार्मूला दिया रहेगा, आपको यूनिट और डायमेंशन लिखना है। मेन मोटो आपको ये कर लेते हैं, इसी का प्रैक्टिस करना है। ये सब तो डिटेल में पढ़ना ही है। एक आके चैप्टर है, बड़ा बड़ा चैप्टर है, तब वहाँ जाके समझ में आएगा अच्छे से। इसीलिए तो कहते हैं ये चैप्टर उतना आसान भी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। डिपेंड करता है आप इसको लेते हो किस वाइज में। आप इस पर रट करके बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो जाइएगा। ये सब चीज़ तो पढ़ना ही डिटेल में। अभी केवल कहीं से तो बेस उठाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपको फार्मूला पहुंचा देते हैं, आपको यूनिट और डायमेंशन लिखने आनी चाहिए और कुछ नहीं आनी चाहिए। यही इस चैप्टर का राज है। इसके चक्कर में नहीं रहिए, ये तो काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।